कांग्रेस के चुनावी प्रचार में नित्य दिन नए प्रयोग से भाजपा की प्रचार प्रसार मंडलियों को परेशान होना पड़ रहा है। आज जालोर, सुरई और सांचौर लोकसभा चुनाव को लेकर रानीवाड़ा में एक नया प्रयोग किया गया। यह प्रयोग भाजपा संगठन के लिए कांग्रेस के द्वारा एक चुनौती बनता नजर आ रहा है। तरक्की एक्सप्रेस के नाम से मेरा वचन पत्र का प्रत्याशी विभव गहलोत और विधायक रतन देवासी सहित पवन गोदारा ने तीनों जिलों की मीडिया टीमों की मौजूदगी में इसको लॉन्च किया है। अब इस वचन पत्र में दिखाई गई बातों पर भाजपा की टैलेंट टीमें रिसर्च कर इसका तोड़ निकालने का प्रयास कर रही है। वैसे देखा जाए तो भाजपा डिजिटल प्रचार में कांग्रेस से काफी पीछे है और कांग्रेस के लिए डिजाइन बॉक्स नाम की जो बड़ी कंपनी को हायर कर रखा है और वो काम इनका देख रही है। तो इस कंपनी को कई स्टेट में इलेक्शन कैंपेनिंग का काफी अनुभव है और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस की इस ब्रेन हंट मानी जाने वाली इस कंपनी के पास 26 अप्रैल तक रोज नया कोई न कोई फंडा लॉन्च करने का प्लान भी है। ऐसे में रोजाना नए फंडों को भाजपा कैसे मुकाबला कर नया तोड़ निकालती है वो तो वक्त ही बताएगा। पेश है आज के इस कार्यक्रम का प्रेजेंटेशन। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक या शेयर नहीं किया है तो पहले कर लें और नीचे घंटी के निशान को जरूर दबा लें ताकि नई पोस्ट का आपको नोटिफिकेशन सही समय पर मिल सके। जालोर, सिरोही और सांचौर के जो हमारे यहाँ के निवासी है, यहाँ के हमारे जो प्रवासी भाई और उनके परिवार है, उनके प्रति जो सोच होना चाहिए, उनकी समस्याओं के प्रति जो सोच होना चाहिए, वो आज तक भाषणों में रहा है और चुनाव के दौरान वो सोच आती है, चुनाव के दौरान उसको बोली जाती है, उसका वादा किया जाता है और उसके बाद में मैं समझता हूं कि आज तक कभी उस पे काम नहीं हुआ, अमली जामा नहीं पहनाया गया। उसकी वजह से प्रवासियों की भी बहुत बार बार आवाज आती है। ऐसे कई सारी चीजें, कई सारी समस्याएं जो आई थी और कई ऐसे बातें आई थी, उसको लेकर ये मैनिफेस्टो जो है, जो आपके बीच में भी हम लोग यहाँ लॉन्च भी करेंगे, आपने पढ़ा भी है, तो बहुत सारे पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे, उसको लेकर हम आएंगे। इसमें जालोर, सिरोही के विकास में जिन जिन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ ये डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि यहाँ आम व्यक्ति को, पिछड़े को, ट्राइबल को, कास्ट को मजबूती मिले, हमारे लोग रोजगार यहाँ उत्पन्न हो सकता है। अगर हम हमारी सोच और लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, वो जब एक किताब के रूप में जो पवित्र ग्रंथ बन जाता है, जो हमारी सोच है, जो लोगों के लिए है, और जब वो घोषणा पत्र हम लॉन्च करते हैं और आप लोगों के बीच में आपको देते हैं, तो उससे सब लोग बंध जाते हैं और ये दर्शाता है कि व्यक्ति और पार्टी कितना बड़ा यहाँ के लोगों को, रामजन के लिए सोच रही है, विकास की दृष्टि से कितना बड़ा सोच रही है। ये बातें होती है, इसको लेकर हम आपके बीच में आए। व्यक्तिगत तौर पे भी हम सबको, मैं भी इतने वर्षों से हम लोग राजनीति में आप लोगों के आशीर्वाद से चॉइस काम करते हैं। ये व्यक्तिगत तौर पे हर पार्टी के लिए, लोकसभा क्षेत्र के लिए आज ये नई पहल है और एक नया उदाहरण है जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसका अनुसरण कई लोग करेंगे, जो अपना मैनिफेस्टो निकाल के और उसको बाहर लॉन्च करेंगे, घोषणा करेंगे कि भाई जालोर, सिरोही, सांचौर में मैनिफेस्टो निकाला था इन लोगों ने और लोगों को वादे किए थे और कहा था कि कोई छूट गया वो भी देना, हम उस पर भी काम करेंगे। तो हम लोगों को भी ये करना चाहिए। एमएलए के चुनाव में भी होगा और आप मेरी बात को आज याद करना कि आज जो यहाँ से शुरुआत हुई है, ये हमेशा के लिए उदाहरण होगा, उदाहरण पेश होगा, इसका अनुसरण करेंगे और आने वाले समय में यहाँ बहुत सारे सरपंच बैठे हैं और जो आने वाले समय में सरपंच का चुनाव लड़ेंगे, वो भी अपना घोषणा पत्र लेके गांव में घूमेंगे कि जालोर, सिरोही, सांचौर में कांग्रेस पार्टी और विभव गहलोत जी ने अपना घोषणा पत्र निकाला था, तो मैं भी घोषणा पत्र निकाल रहा हूं कि मुझे सरपंच बनाओगे तो ये काम ठीक हो जाएगा, ये काम करूंगा, इसको ठीक करूंगा, इसको वो करूंगा, तो गांव में विकास की बहुत संभावनाएं खुलेगी। अपने वचनों से वो सरपंच का उम्मीदवार भी बना हुआ रहेगा, सरपंच बनने के बाद वो बाध्य रहेगा वो काम करने के लिए और लोग जब जाएंगे तो उसको गिनाएंगे कि ये आपने घोषणा पत्र आपका निकाला था, इस काम को आप पूरा करो। स्वच्छ विकसित राजनीति का दौर शुरू होगा। आज के इस घोषणा पत्र के लॉन्च होने से ग्राम स्तर तक आने वाले समय में सरपंच और डेलीगेटों के चुनाव तक जो है स्वस्थ और विकसित राजनीति कैसे हो सकती है, लोगों की राजनीति कैसे हो सकती है, लोगों को
विकास जो चाहिए, उस अच्छा मॉडल गांव जो हमने लिखा है उसका विकास कैसे हो सकता है, ये मैनिफेस्टो रहेगा। और उस दिन आप लोग याद रखोगे कि आज सरपंच का उम्मीदवारों ने अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया है, अपना मैनिफेस्टो दिया है। वैभव गहलोत जी ने पहली बार जालोर सिरोही सांचौर के चुनाव के दौरान मैनिफेस्टो निकाला था, आज सरपंच के चुनाव में लोग देने आए। ये उदाहरण भविष्य में आप लोगों के बीच में जो है वो होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारे बीच आए, और बहुत सारे लोग जो इतिहास का गवाह बने। मैं इतिहास इसलिए कर रहा हूं कि राजनीति और सामाजिक जीवन में जो भी कोई बड़ा काम होता है, जनता का काम होता है, नई शुरुआत होती है, उल्लेखनीय उदाहरण पेश होता है, तब वो इतिहास में दर्ज हो जाता है। आज वैभव गहलोत जी का जो ये कांग्रेस पार्टी और वैभव गहलोत जी का जो ये वचन पत्र लॉन्च हो रहा है, जो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो है, ये जो लॉन्च हो रहा है, ये हिस्ट्री बन गया है, ये इतिहास है, इतिहास में रहेगा और उसको हमेशा याद रखा जाएगा, उसका स्मरण किया जाएगा। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, हर व्यक्ति जो राजनीति करके और छोटे से छोटा चुनाव लड़ेगा, वो उसका अनुसरण करेगा, उसका उदाहरण पेश होगा, और वो करेगा तो आम व्यक्ति और आम जन को इसका फायदा होगा। आप तमाम लोग हमारे बीच में आए, आप पधारे, इस ऐतिहासिक पल का आप सब गवाह बने। मैं समझता हूं कि इस घोषणा पत्र को लॉन्च करने के बाद और चुनाव जो जनता इनको आशीर्वाद देकर जिताएगी, उसके बाद हम सब लोग मिलकर अच्छा विकास करेंगे, इस घोषणा पत्र के अनुरूप करेंगे। और कुछ रह गया है, और जो सुझाव हमारे पास आएंगे अच्छे वाले, उन सुझावों को हम और अमल में लाते हुए काम करेंगे। नौजवान लोगों की टीम है, अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी, यही मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। और आप सबका जो है धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब यहाँ आए और आप लोगों ने इस ऐतिहासिक पल को और अच्छा बनाया, सुंदर अवसर बनाया और इतिहास में इसको दर्ज कराया। इसीलिए आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं वैभव गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको उनके सोच के बारे में, इस घोषणा पत्र के बारे में और कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर किस प्रकार से आगे इस काम को बढ़ाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। और बताने के बाद में फिर आप, क्योंकि आगे मीटिंगें भी बहुत है, आप लोगों को भी जगह जगह जाना है, तो कुछ आपको पूछना है तो आप उस समय पूछ सकते हैं। तो गहलोत वचन पत्र लॉन्च कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं आप सबको मेरी ओर से रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, विशेष तौर पे प्रेस और मीडिया के बंधुओं, आप सबका और मंच आसीन तमाम नेताओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग आज यहाँ पधारे हैं, आज हमारे इस वचन पत्र लॉन्च कार्यक्रम में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ सेवा करने के लिए उम्मीदवार बनाया है, और जिस तरीके से लगातार मैं पिछले 1.5-2 महीने इस क्षेत्र में पूरा घूमा, विधानसभा चुनाव के दौरान भी यहाँ पे मेरे दौरे हुए थे, उससे पहले भी मैं इस क्षेत्र में आता रहा, चाहे भारत सेवा संस्थान के मेडिकल कैंप हो, चाहे दूसरे सामाजिक काम हो, उसमें मेरा लगातार यहाँ आना रहा था। और मैंने हमेशा महसूस किया था कि इस क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है, इस क्षेत्र को हम आगे बहुत बढ़ा सकते हैं, आगे बहुत ला सकते हैं, और यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। गुजरात से सटा हुआ ये इलाका है, मारवाड़ के ये तीनों जो ज़िले हैं, जालोर, सिरोही और सांचौर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों ज़िले रहे हैं शुरू से। मगर जो 20 साल बीते अभी, 4 लोकसभा चुनाव 2004, 2009, 2014 और 2019, ये 4 लोकसभा चुनाव पीछे गए, इसमें क्षेत्र की जनता ने भाजपा को मौका दिया और लगातार मौका दिया है। 4 लोकसभा चुनाव दिया था। मगर अब आप देखें कि जब हम देखते हैं इन 20 सालों को और जो फीडबैक आया है इस क्षेत्र से, हम प्रवासियों में भी गए, रतन जी भी साथ थे, जिलाध्यक्ष जी भी साथ थे, तमाम कांग्रेस के नेता, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, तमाम जो हमारे विधायक हैं, विधानसभा के प्रत्याशी रहे, हम सब लोगों ने प्रवासियों से जाके संवाद किया, सम्मेलनों में हमने शिरकत करी, और जितना इस क्षेत्र में भी हम जहाँ जहाँ गए, जो फीडबैक आया, हमारा इस वचन पत्र का जो बेस रहा है, उसके पीछे ये रहा है कि जो सुझाव हमें मिले, जो हमने तकलीफ़ें देखी, जो हमने महसूस किया, और जैसा आप सबके लिए भी हम ये कहना चाहेंगे कि आगे भी
जहाँ पे आप लोगों को ऐसा लगे कि ये सुझाव और इसमें ऐड हो सकते हैं, ये कार्यक्रम इसमें और ऐड हो सकते हैं, तो हमेशा उसका स्वागत होगा आगे भी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने हमेशा ये सोचा है कि आपको कोई जिम्मेदारी मिले तो आपको उसको पूरी 100% उसमें आपको अपने मेहनत से उसको निभानी चाहिए। मैं आरसीए का जब क्रिकेट बोर्ड का मैं अध्यक्ष था, मैं 2 बार आरसीए का अध्यक्ष रहा। दूसरी बार मेरा कार्यकाल राजनीतिक कारणों से उसमें वो पूरा नहीं हो सका। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाजपा की सरकार बनी और एक साजिशवश उस कार्यकाल को पूरा नहीं होने दिया। मगर जो मेरा कार्यकाल था राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का, आप सब देखेंगे उसमें भी मैंने उसी सोच के साथ में आगे बढ़ा कि मुझे इस क्रिकेट के अंदर मौका मिला है। तो मैं, चाहे नया स्टेडियम नहीं था हमारे पास, तो मेरी सोच थी कि हम जयपुर में हमारा खुद का क्रिकेट बोर्ड का अपना खुद का स्टेडियम हो। और उसके लिए मैंने बातचीत करी, ज़मीन आवंटन का काम किया, मैंने CSR के माध्यम से वेदांता ग्रुप से बात करी। और मुझे खुशी है कि मेरे कार्यकाल में ही उसका जो नींव का काम है वो पूरा हो चुका है। आगे आने वाली बॉडीज़ को आगे कैसे, आगे कितना कब तक पूरा करेगी। मगर मेरी सोच थी कि जयपुर जैसे राजस्थान की राजधानी में एक अच्छा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हमारी खुद का एसोसिएशन का होना चाहिए। साथ ही जोधपुर में भी आप देखेंगे कि मैंने बरकतुल्ला खान स्टेडियम में रेनोवेशन के काम के लिए रखी और आरसीए के माध्यम से वो पूरा काम मैंने पूरा कराया। 20 साल बाद जोधपुर के अंदर क्रिकेट की वापसी हुई थी। हमने राजस्थान प्रीमियर लीग को लॉन्च किया IPL की तर्ज पे। मेरी सोच थी उसमें कि राजस्थान में क्रिकेट और खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है इस क्रिकेट के लिए, और आने वाले समय में हम लोग इन खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें। उस सोच के साथ मैंने आरसीए के मेरे कार्यकाल में IPL की भी शुरुआत करी, राजस्थान प्रीमियर लीग। इसका जोधपुर में हमने आगाज़ किया, ऑनरेबल गवर्नर और CM आए थे। और साथ ही हमने उदयपुर भी एक डेस्टिनेशन के लिए सोचा कि जयपुर तो एक डेस्टिनेशन है ही इंटरनेशनल क्रिकेट का, बल्कि मारवाड़ का जो ये पूरा क्षेत्र है जिसमें जालोर, सिरोही, सांचौर भी है, जोधपुर है, बाड़मेर है, पाली है, इस क्षेत्र में भी हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट डेस्टिनेशन डेवलप करें। उस सोच के साथ मैंने बरकतुल्ला खान स्टेडियम में, जब आदरणीय गहलोत साहब का पहला कार्यकाल था, तब वहाँ पे कोई इंटरनेशनल मैच हुआ था, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। उस मैच के बाद वहाँ 20-22 साल जो गए, वहाँ कोई मैच नहीं हुआ, क्रिकेट का वापसी नहीं थी, वहाँ क्रिकेट वापस हुआ ही नहीं उस बरकतुल्ला खान स्टेडियम में। मैंने IPL के सारे मैचेस करवाए, लेजेंड्स लीग कराई, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग कराया, और उस दिशा में मैं बढ़ा आगे। साथ ही मैंने उदयपुर के लिए जो मेवाड़ है, वहाँ भी हम चाहते थे कि एक 3 बड़े सेंटर्स बने राजस्थान के अंदर। तो मेरी सोच हमेशा डेवलपमेंट ओरिएंटेड रही, डेवलपमेंट को आगे हम कैसे जाएं, जिस भी पोजीशन पे हमें, मुझे कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया जालोर, सिरोही, सांचौर से रिप्रेजेंटेशन का, तो मैं आप सब लोगों के सामने आज इस वचन पत्र को लॉन्च कर रहा हूँ। हमारी सोच है कि आने वाले समय में भी ये एक उदाहरण बने कि जब भी कोई उम्मीदवार मैदान में उतरे, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो अपनी सोच जनता के सामने रखे, वो घूमे, वो सुझाव ले, वो सब सेक्टर से बात करे, तमाम जो विभिन्न विचारधारा के लोग हैं उनके साथ बातचीत करें। वो जितना घूम के उन सुझावों को इकट्ठा कर सकेगा, उतना ही उसको मालूम पड़ेगा कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे रोजगार की है, या रेल कनेक्टिविटी की। ये इन सब चीज़ों के सोच को तभी आदमी देख पाएगा जब वो इस पूरे क्षेत्र को घूमते हुए, जो भी उम्मीदवार आगे रहेगा, चाहे इससे एक ट्रेंड समझ लें आप आने वाले समय में कि लोकसभा चुनाव में भी आने वाले समय में उम्मीदवार अपना घोषणा पत्र लॉन्च करें। मेरी सोच ये थी कि इस घोषणा पत्र के लॉन्च के साथ मैं मेरा विजन जालोर, सिरोही, सांचौर के लिए जनता के सामने रखूं, आम जन के सामने रखूं, और जब 26 तारीख को वोट पड़े तो जनता के मन में ये तय रहे कि उसको, मुझे ये मौका क्यों देना है, मुझे ये 26 तारीख को अपना आशीर्वाद जब दें, तब उनके मन में ये दृढ़ निश्चय रहे कि ये एक चीज़ें इस व्यक्ति की सोच है, इस दिशा में ये व्यक्ति हमारा आगे काम करेगा, और इस तरह से वो जालोर, सिरोही, सांचौर को आने वाले वर्षों में आगे लेके जाएगा। जैसा कि मैंने कहा
कि हम हमेशा कहते हैं कि इस क्षेत्र में जो 20 साल का जो ये लंबा अंतराल का एक पिछड़ गया है हमारा ये क्षेत्र। इस कारण पिछड़ा कि जो भाजपा के सांसद थे उन्होंने कोई ऐसा बड़ा काम वो ये नहीं बता सकते जो इस क्षेत्र की जनता के लिए वो दिल्ली की सरकार से लेके आए हैं। कोई बड़ी परियोजना लेके आए हों, कोई बड़ी औद्योगिक नीति यहाँ के लिए लेके आए हों, दिल्ली की सरकार में बजट में उन्होंने कोई घोषणा कराई हो। जैसे पूर्व वक्ता आदरणीय रतन दिरासी जी बता रहे थे कि जो भी रीको के इंडस्ट्रियल सेंटर्स बने यहाँ आने वाले पर केंद्र सरकार से अफसोस होता है कि भाजपा सांसद को लगातार मौका मिला, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई बड़ी औद्योगिक नीति भी इस क्षेत्र की कभी नहीं ला सके। राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात करते हैं, लंबे समय से मांग चलती है कि जालोर सिरोही को कम से कम नेशनल हाईवे से जोड़ दिया जाए। ये काम भी दिल्ली की सरकार का था। जब सरकार इनकी खुद की पार्टी की दिल्ली में है, यहाँ से इनको लगातार मौका मिला है, कोई कम समय नहीं है 20 साल का। तो 20 साल मतलब पूरी एक पीढ़ी बदल जाती है। मगर हम देखते हैं कि जालोर सिरोही में कोई काम नहीं लेके आ सके, कोई ग्रेनाइट उद्योग के लिए कोई नीति लेके आते। जब कुदरत ने इस जगह को ग्रेनाइट का पत्थर दिया तो उसके लिए कोई ऐसी बड़ी नीति बनवा के लाते ही कुछ नहीं, तो ग्रेनाइट विशेष मालगाड़ी यहाँ से चलवाते हैं ताकि ग्रेनाइट का जो पत्थर है ये यहाँ से बाहर जाता, बाहर जाने की सुविधा यहाँ पे रेल के माध्यम से डेवलप करते हैं। युवाओं के रोजगार की बात करते हैं। हम महिलाओं को भी आगे उनकी वित्तीय कंडीशन को और अच्छा सुधारने के लिए हम सोचते हैं आगे एनजीओ के माध्यम से उनको रोजगार के लिए हम मौका प्रोवाइड कराएं। युवाओं के लिए मैं सोचता हूं कि प्रत्येक 6 महीने में रोजगार मेले मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो विभिन्न क्षेत्रों में लगे। क्योंकि ये क्षेत्र इतना बड़ा है, मैं चाहता हूँ कि हर 6 महीने के अंदर हम रोजगार मेले यहाँ पे लेके आएँ ताकि जो बाहर की कंपनियाँ आएँ, बाहर के लोग आएँ, वो डायरेक्ट यहाँ के युवाओं से जो अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करके यहाँ बैठे हुए हैं उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन हो उस मेले के दौरान। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन रोज़गार मेलों से यहाँ के युवाओं को बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो आगे अपनी नौकरी उन कंपनियों के माध्यम से आगे बढ़ सकें, उनका प्लेसमेंट अच्छा हो, उनका बाहर की कंपनियाँ आएंगी। तो मैं चाहता हूँ हर साल 20 छात्रों को हम स्कॉलरशिप दें। ये तमाम बातें हम विदेश में पढ़ाई के लिए हम उनको आगे CSR के माध्यम से हम उनको आगे लेके जाएं, विदेश में यहाँ वो अपना अध्ययन करें आगे जाके। तो मेरा जो वचन पत्र है उसमें एक पॉइंट ये भी है कि हम हर साल यहाँ से 20 होनहार छात्रों को आगे विदेश की पढ़ाई के लिए हम उनको आगे लेके जाएं CSR के माध्यम से। तो इस तरह के तमाम पॉइंट्स हैं। चाहे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम चाहूँगा कि मैं आप सबके आशीर्वाद से, समर्थन से देश की संसद में ये मांग रखूँ कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अपना खुद का अपना महत्व है। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आती है तो जो कोर्सेज यहाँ पे आएंगे वो जो अभी तक यहाँ पे नहीं है, उन कोर्सेज के माध्यम से हमारे युवाओं को अध्ययन करने का मौका मिलेगा उन कोर्सेज का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आने का मतलब है सेंट्रल के जो फैकल्टी है, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे दिल्ली से आएंगे। उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से उनको एक बहुत बड़ा उनके लिए एक एक्सपोजर होगा उन कोर्सेज से, जिन कोर्सेज यहाँ पे आज नहीं है, उन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से उन कोर्सेज से वो अध्ययन कर सकेंगे। तमाम ये बातें 12वीं के 20 बच्चों को विदेश के लिए तो मैंने कह दिया। हर साल हम चाहते हैं कि हम 20 नए स्टार्टअप यहाँ पे युवाओं को आगे खुद के पाँव पे खड़े होने के लिए 20 नए स्टार्टअप्स हम यहाँ पे उनके लिए लाके खड़े करें, उनकी सहायता करें ताकि हम स्टार्टअप्स के माध्यम, आज ज़माना स्टार्टअप्स का है, तो हर साल हम चाहेंगे कि 20 नए स्टार्टअप्स यहाँ से शुरू हों। मैं पक्के तौर से मानता हूँ कि यहाँ के युवाओं में बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इन स्टार्टअप्स के माध्यम से वो ज़रूर इस क्षेत्र का आगे बढ़ेंगे। इस क्षेत्र में ट्रेन कनेक्टिविटी की बात है तो पिंडवाड़ा बागरा, उदयपुर पिंडवाड़ा, ये तो लंबे समय से मांग चल रही है। 1500 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हुए थे मगर उसके बावजूद भी काम चालू नहीं करा सके भाजपा के सांसद।
ट्रेन कनेक्टिविटी की तो एक बहुत बड़ी मांग, आप सबके साथ साथ जो प्रवासी जो हम गए, रतन जी भी साथ थे, भंवर जी हमारे जिलाध्यक्ष जी भी साथ थे, हम प्रवासियों में भी एक ये पीड़ा रही कि 20 साल एक तरीके से खराब चले गए, कोई काम नहीं हुआ, 20 साल पीछे धकेल दिया। तो ट्रेन कनेक्टिविटी की तो मांग ऐसी है जिससे सीधा मध्यम वर्ग जुड़ा हुआ है। जो प्रवासी बाहर रहते हैं उनको कभी इमरजेंसी में भी आना पड़ता है, वार त्यौहार भी आते हैं, होली दिवाली, कोई घर में शादी भी आओ तब भी आते हैं, तो ट्रेन नहीं मिलती, रिजर्वेशन नहीं मिलते, कोई जयपुर उतरता है, कोई अहमदाबाद उतर रहे हैं, फिर जाके बसों में 4 गुना 5 गुना किराया लगा के मध्यम वर्ग पूरा परिवार को लेके यहाँ आता है। हम जहाँ प्रवासियों में गए, हैदराबाद, बैंगलोर, सबकी ये मांग थी कि साहब हमारा जालोर सिरोही सांचौर ऐसे क्या कारण है कि रेल से नहीं जुड़ पा रहा। हवाई यातायात की बात करें, जी हाँ, आबू रोड और वहाँ पे हवाई पट्टी है। मैं चाहता हूँ किशनगढ़ में, जैसे अजमेर में जो किशनगढ़ है, वहाँ पे 2 ही प्लेन आते हैं, हवाई पट्टी थी वहाँ पे, मगर पॉलिटिकल विल पावर की वजह से वहाँ पे छोटे से एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। आज जो स्मॉल सेक्टर के प्लेन होते हैं, 20 सीटर 25 सीटर, वो शुरू हुए आना। आने वाले समय में आप देखिए वहाँ पे किशनगढ़ आज बैंगलोर से जुड़ा हुआ है, किशनगढ़ दिल्ली फ्लाइट चल रही है, और ये तो तब है जब किशनगढ़ 100 किलोमीटर की दूरी पे ही है जयपुर से। 100 किलोमीटर जयपुर एयरपोर्ट और किशनगढ़ एयरपोर्ट की दूरी केवल 100 किलोमीटर ही है, फिर भी वहाँ जब एयरपोर्ट डेवलप हो सकता है, तो ये तो ज़्यादा दूरी पे है हमारी आबू रोड हवाई पट्टी। उदयपुर से एयरपोर्ट है, पर उदयपुर से ज़्यादा डिस्टेंस आबू रोड हवाई पट्टी का है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? अगर यहाँ पे ये रेल कनेक्टिविटी होती, आज जोधपुर को हम देखते हैं, तो जोधपुर देखते हैं देश के हर बड़े शहर से जोधपुर का कनेक्शन हुआ। क्यों हुआ? कि आदरणीय गहलोत साहब ने उस ज़माने में, जब उनको पहली बार सांसद बनने का मौका मिला 1980 में, मैं उस साल पैदा हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले इस आवश्यकता को समझा कि जोधपुर को विकसित करना है तो हमें रेल हवाई सफ़र यहाँ से चालू करने पड़ेंगे हर हालत में। तब बाहर के उद्योगपति, बाहर के कारखाने लगाने वाले हिम्मत करके आएंगे। बड़े इंस्टीट्यूट भी आज अगर आए हैं, एम्स, IIT, तो उन्होंने सर्वे किया कि हम जोधपुर में IIT अगर आ रहा है तो क्या वहाँ पे सुविधाएं हैं? तो वो सुविधाएं 1980 के दशक में गहलोत साहब ने खड़ी कर दी। उड्डयन मंत्री बनने का मौका मिला उनको स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के साथ, तो उन्होंने पहले इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट उस ज़माने में दिल्ली से चालू कराई, बॉम्बे से चालू कराई। तो जब आवागमन का आप सुविधा किसी क्षेत्र में दे देते हैं, तो आप मान के चलिए वहाँ पे उद्योग पनपते हैं, व्यापार बढ़ता है, किसी शहर की इकोनॉमी उस तक बढ़ने लग जाती है जब बाहर के लोग आके वहाँ बसने चालू होते हैं। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि जो जोधपुर में जिस तरह से विकास हुआ, वो सोच आदरणीय गहलोत साहब की रही कि किस तरह से हमें जोधपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत में खड़ा करना है, फिर शहर को हम आगे लेके जाएंगे। तो जालोर सिरोही सांचौर में जो मैं कह रहा था, हवाई पट्टी जब किशनगढ़ में चालू हो सकते हैं, 2 ही प्लेन अगर दिन में जा रहे हैं, मगर उससे जो कनेक्टिविटी बढ़ती है तो दूसरे लोग, व्यापारी, उद्योगपति ये हिम्मत करते हैं कि हम लोग आके यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। दूसरी बड़ी इंडस्ट्री, कारखाने लगने की जब स्कोप बढ़ता है तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा पूरे क्षेत्र को होता है, वहाँ के युवाओं को होता है, रोज़गार मिलता है। दूसरे जो सब्सिडी काम है उस क्षेत्र में, वो भी चालू हो जाते हैं उस उद्योग धंधे के पीछे। ग्रेनाइट स्पेशल मालगाड़ियों की मैं बात करूँ, ग्रेनाइट का पत्थर कुदरत ने यहाँ पे दिया है, तो कम से कम भाजपा के सांसद को 15 साल में यहाँ विशेष ग्रेनाइट मालगाड़ी तो चलानी चाहिए थी। ये पत्थर बाहर पहुँचे तब जाके इसका और ज़्यादा व्यापार हो सकेगा। तो मेरी मंशा है कि मैं मालगाड़ी, ग्रेनाइट स्पेशल मालगाड़ी हम चालू करें। अनाज मंडियों की बात है, टीएसपी जो जोड़ने की मांग, हम कई क्षेत्रों में गए तो टीएसपी की एक मांग कई क्षेत्रों में तो जुड़ चुके हैं, कई क्षेत्र छूटे हुए हैं। मैं 26 को आपका आशीर्वाद मिलेगा, देश की संसद में टीएसपी के जो क्षेत्र छूटे हुए हैं, मैं ज़रूर उसको टीएसपी से जोड़ने के लिए अपनी पुरजोर मांग रखूँगा यहाँ के क्षेत्र की जनता की, कि टीएसपी से जुड़ जाते हैं जो लाभ मिलता है आरक्षण का, और दूसरे वो लाभ यहाँ के जिन गाँवों में छूट गए टीएसपी से जुड़ना, उन गाँवों को डायरेक्ट लाभ मिले।
सिरोही जालौर नेशनल हाईवे की मैं बात करें, अनार मंडी है यहाँ पे, जीरा, इसबगोल, सौंफ की प्रोसेसिंग यूनिट्स हम चाहते हैं। किशनगढ़ के पास में रूपनगढ़ भी है, आप देखें वहाँ फूड पार्क डेवलप हुआ। हम चाहते हैं यहाँ भी इसबगोल है, सौंफ है, जीरा है, इसके लिए कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ आ जाए तो डायरेक्ट यहाँ माल किसानों का यहाँ खपेगा। उस माल से फूड प्रोसेसिंग की कोई यूनिट यहाँ आ जाती हैं तो आने वाले समय में ये जो 3 चीज़ें हैं, जीरा, इसबगोल और सौंफ, इन तीनों के लिए कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स यहाँ पे आ जाएं तो निश्चित तौर पे इस क्षेत्र में इस जो किसान जो इसको खेती कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा बूस्टअप होगा, और साथ साथ जो व्यापार कर रहे हैं इन तीनों चीज़ों का उनके लिए बहुत बड़ा बूस्टअप होगा अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इन तीनों चीज़ों को लेके यहाँ डेवलप हो जाए। मैंने महिलाओं के लिए आपको बता ही दिया कि महिलाओं के लिए हम चाहते हैं कि स्वावलंबी फोर्स यहाँ पे हम डेवलप करें ताकि वो खुद अपना रोज़गार सीख के, छोटे मोटा रोज़गार सीख के NGOs के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से हम लोग उन चीज़ों को आगे डेवलप कर सकें महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को यहाँ खुद के बलबूते पे खड़े होने का मौका मैं देना चाहता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से हम उन चीज़ों को यहाँ पे लेके आएँ। NGOs और जो इस फील्ड में काम करती हैं बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में ऐसे NGOs हैं, दिल्ली में हैं, जो चाहती हैं कि वो लोग आके यहाँ पे ट्रेनिंग दें महिलाओं को, गाँव की महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को विशेष तौर पे, क्योंकि ऐसे छोटे कई काम हैं जो आदिवासी महिलाएं, सिलाई का, चटाई उद्योग, ऐसे कई चीज़ें हैं जो वो लोग यहाँ पे आके, पर उनको प्रेरित करके यहाँ लाने की बात है। उनको आज तक कोई प्रेरित करके यहाँ लेके नहीं आया, इसलिए आदिवासी महिलाओं को यहाँ सेल्फ ट्रेनिंग नहीं मिल पाई। वो ट्रेनिंग अगर मिलती तो आदिवासी महिलाएं अपने पाँव पे खड़ी हो जाती। हवाई पट्टी, मॉडल गाँव, मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस घोषणा पत्र में भी देखेंगे कि मॉडल गांव के लिए हम चाहते हैं कि हम हर साल 15 मॉडल गांव विकसित करें इस पूरे सांचौर, जालौर, सिरोही पूरे लोकसभा क्षेत्र में, ताकि हम बता सकें कि इन मॉडल गांव को विकसित करने के बाद अगले साल हम दूसरे मॉडल गांव ले लें। हर फेज़ में हम अलग अलग मॉडल गांव लेते रहें और उन पे कंसंट्रेशन करें कि उनको हम एक आदर्श गाँव की तरह स्थापित करने की मैं कोशिश करूँगा। तो इन सब विजन के साथ 10 की मैंने आपको बात बताई थी। स्टार्टअप्स, युवाओं के लिए स्टार्टअप्स की विदेश में पढ़ने के लिए जो बच्चों को भेजने का मेरा सपना है कि यहाँ से जो बच्चे होनहार बच्चे हैं उन 20 बच्चों को हम एक कमेटी के माध्यम से हम उनके सारे जो उनके विभिन्न स्कूल कॉलेज के परिणाम हैं उसका आकलन करके हम उन 20 बच्चों को सेलेक्ट करें और उन 20 बच्चों को बाहर की CSR के माध्यम से, बड़े ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से मैं 20 बच्चों को बाहर विदेश में उनकी आगे की पढ़ाई के लिए उनको मैं भेजूं। ये मेरी सोच है कि यहाँ के बच्चे जो होनहार बच्चे हैं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं। तो मैं 20 बच्चों के लिए, मेरे मन में ये सपना है कि उन 20 बच्चों को मैं हर साल विदेश में पढ़ाई के लिए भेजूँ। तो ये तमाम बातें मैंने आपसे अपने सामने रखी हैं, आप सबके सामने। तरक्की एक्सप्रेस जैसा कि हमने अभी हम इसको लॉन्च करेंगे, आप सबको हम इसको आप लोग कुछ पूछना चाहें तो आप बताएं। उनको आप मेरा एक संदेश दीजिएगा कि जो पानी की समस्या है, तो कांग्रेस की जब सरकार थी आदरणीय गहलोत साहब की, तो जवाई पुनर्भरण के लिए 2500 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने घोषणा की थी। अब भाजपा की सरकार आ गई है 3.5 महीने से, और जो जवाई पुनर्भरण का काम था उस 2500 का, वो काम अभी तक चालू नहीं कर रही भाजपा की सरकार। तो आप उनको मेरा संदेश दीजिएगा कि अगर वो पानी के लिए करना चाहें तो सबसे पहले जवाई पुनर्भरण के लिए जो योजना कांग्रेस की सरकार है उसको राजनीति के कारण अपने साथियों से जयपुर में कहें कि उस योजना को नहीं रोकें। और माई का तो डिब्बा जैसे उन्होंने बताया बनाया था, तो कम से कम अब उसको, उनकी पार्टी की सरकार आई है राजस्थान में, तो आप मेरा संदेश उन तक दीजिएगा कि वो अपनी पार्टी सर्वे करवा के माही का भी और जवाई का जो काम रुका पड़ा है, जो 2500 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने घोषणा कर दी उस काम की, तो आप मेरा संदेश दीजिएगा उनको कि वो अपनी पानी की चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर उस चिंता में वो हम उनको सुझाव देते हैं कि अपनी खुद की पार्टी से
जाके ये बात करें और इस क्षेत्र के लिए अगर वो ये करा सकें तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। आप जिस जगह पे प्रेस वार्ता कर रहे हो, ये जो पूरा बैंड पशुपालन से जुड़ा हुआ है, पशुपालन के लिए आप क्या करोगे? पशुपालकों के लिए विशेष तौर पर अगर आप सांसद बनते हो तो? पशुपालकों के लिए हमने इस घोषणा पत्र में कहा है कि हम आने वाले समय में पशुपालकों का यहाँ पर बहुत बड़ा समूह है, उसके लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट के तौर पे हम यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। कलेक्शन सेंटर्स बन जाएं और एक कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत हम पशुपालकों का जो दूध संग्रहण करके उसको आगे कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत जैसे हो रहता है गुजरात में, उसको मजबूत करेंगे। जी धरना प्रदर्शन भी उस वक्त किया कि हमें जालोर के साथ रखा जाए। अब यहाँ पे जो सामने आपके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर मैं सांसद बनता हूँ तो यहाँ की लोगों की भावनाओं के अनुरूप मैं फैसला करवाऊंगा और भीतमाल को नया डिस्ट्रिक्ट बनाने की भी बातें चल रही है। आपका क्या प्रश्न है? देखिए, उस वक्त जो जिलों का निर्णय हुआ वो निर्णय एक एक्सपर्ट कमेटी ने किया। वो कमेटी ने जो पूरी तरीके से जो सारी चीज़ें देखी, पूरी चीज़ें करी, तो उस वक्त वो निर्णय हुआ। अब इनकी सरकार है, ये उस कमेटी के साथ करना चाहते हैं, कोई दूसरी कमेटी बनाना चाहते हैं, ये वो बता सकते हैं बेहतर। हमारी तो जो एक्सपर्ट राम भाई जी वाली कमेटी थी, उसने उस कमेटी का पूरा जो रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत किया, उस कमेटी ने सारे एंगल्स देखे, सारे जोग्राफिकल एरियाज, टोपोग्राफी, लोगों की भावना और सबके हिसाब से उन्होंने उस वक्त निर्णय लिए जितने 19-20 जिले बने। और उस कमेटी के आधार पे वो पटल पे रखा गया सरकार के सामने, और उस कमेटी ने जो एक्सपर्ट्स थे उसमें रिटायर्ड IAS थे राम भाई जी, और अब भाजपा की सरकार है, अब वो क्या करना चाहते हैं ये तो वो ही बता सकते हैं। आप आरसी अध्यक्ष रहते हुए जयपुर में और जोधपुर में रहते हुए खेल और खिलाड़ियों के लिए अच्छा किया, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में ये जालोर सिरू के लिए कोई अच्छा खेल मैदान की ऐसी कोई घोषणा कहीं नजर नहीं आई, क्या करेंगे घोषणा? नहीं, बजट में तो हमने यहाँ पे राजस्थान सरकार ने दिया ही था उस टाइम, रानीवाड़ा में स्टेडियम की थी उस बात। आप इस मैनिफेस्टो में कोई ऐसे हैं कोई बड़ा स्टेडियम बनाए? MP फंड से ज़रूर हम उसमें आगे, मैंने ये आपको कहा भी कि जो स्पोर्ट्स तो मैं खुद RC का अध्यक्ष रहा हूँ, तो स्पोर्ट्स को तो हमेशा बढ़ाऊंगा, क्रिकेट को तो विशेष तौर पर हमेशा बढ़ाऊंगा। मेरे साथी ने आपको एक पानी को लेकर सवाल पूछा था, लेकिन यहाँ रानीवाड़ा में या आसपास के पूरे क्षेत्र में पानी की बहुत भयंकर कमी है। ऐसा गांव के तालाब के लिए जोड़ा जाए, ऐसी योजना है कि गांव के तमाम पानी यदि लबालब भर जाए, ऐसी कोई योजना? बारे में भी हम अध्ययन कर लेंगे, इस सुझाव को हम जरूर आगे लेके चलेंगे। हेलो सर, तो ड्राई पोर्ट का तो वैसे मैंने मेरे भाषण में वहाँ पे बोला भी था साथियों में कि क्या कभी भाजपा सांसद ने ड्राई पोर्ट की मांग कभी नहीं की, उस मांग को हम जरूर आगे लेके जाएंगे। ये बात मैंने रखी है सांचौर में, मैं आपको क्यों मिला दूंगा। विरोधी OBC जनगणना पर आपका क्या सोच है, होनी चाहिए? हमारे तो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो जो AIC से क्या करेंगे, क्या प्रयास करेंगे आपका? हमारी तो कांग्रेस पार्टी ने AIC से ऑलरेडी कह दिया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। SC/ST की बैकलॉग खूब खाली है, क्या सोचा है आपका इस बार SC/ST की बैकलॉग पर? मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे AICC ने जो घोषणा पत्र किया है उसमें इसके बारे में क्लियर कट मेंशन है कि हम इस जनगणना के पक्ष में हैं, और जो बैकलॉग है उसको भराने की अगर यहाँ पे रहेगा तो उसकी पूरी कोशिश करेंगे। एक मुद्दा सेंसिटिव मुद्दा है, ये गवर्नमेंट के जितने हॉस्टल्स हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है, तो आपके वचन पत्र में एक पॉइंट भी डाल देना चाहिए हॉस्टल्स को सुधारने के लिए। ये अच्छी देखिए, जो भी MP फंड से हमें हॉस्टल के लिए हम जहाँ कहीं भी दे सकेंगे वो तो हम दे दें, बाकी ये राज्य सरकार का सब्जेक्ट है, तो हम जरूर राज्य सरकार से बात रखेंगे। जो चीज़ें राज्य सरकार के सब्जेक्ट की होंगी, भले ही भाजपा की सरकार है, मैं वहाँ भी क्षेत्र की जनता की पूरी तरीके से पुरजोर पैरवी करूँगा। उनके लिए जो भाजपा की सरकार है राजस्थान में, उसके बाद भी मैं जो स्टेट सब्जेक्ट है उसके लिए मैं पूरी पैरवी करूँगा। फौज तो हमारे कार्यकर्ताओं की कम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोफेशनल वे में हम जाना चाहते हैं। ये जो पिछड़ापन किया है ना 3 जिलों का, उन भाजपा युवा मोर्चा के जो भी वो जिलाध्यक्ष जो भी हैं उनको कहना कि बिना प्रोफेशनलिज्म के चले हैं वो, इसी वजह से ये हाल हुआ है जालोर, सांचौर और सिरोही का। हम हर चीज़ प्रोफेशनल वे में ले आना चाहते हैं। ये जो 20 साल धकेला है ना,
भाजपा युवा मोर्चा जी को उनको कह दीजिएगा कि उनको मेरा संदेश दे दीजिएगा कि ये जो पिछड़ापन हुआ है ना, ये इन सब कारणों से हुआ। ऐसे तो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर आ जाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी मैं इस क्षेत्र में मांग सबसे पहले रखने वाला हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो कोर्सेज हैं, वो लेक्चरर्स हैं, वो यहाँ के युवाओं विद्यार्थियों को मौका मिलेगा उन कोर्सेज से। मैं तो चाहता हूँ कि ये पूरे इस क्षेत्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। चाहे लोकसभा तो खुशी की होगी तो क्या हुआ, मैंने जा रही है वो बता दी होगी तो हो रही है। हाँ जी, एक मिनट, क्या मैंने फूड प्रोसेसिंग में वो सारी चीजें इंक्लूड की हैं। हमने जब वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की बात करी, उसमें उसका एक सब पार्ट कोल्ड स्टोरेज भी है। तो कोल्ड स्टोरेज से जो यहाँ पे सब्जियाँ और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, हेलो सर, आप एक ये बोल रहे हैं आप थोड़ा फिक्स हो जाइए। चलिए लीजिए भाई, चलिए। वेरी है हमारे पास। ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।